अस्सलाम यूनिवर्स कॉलेज ऑफ नर्सिंग बायोस्टैटिस्टिक्स पोस्टर है। हमने बायोस्टैट स्टार्ट की थी और बेसिक इंट्रोडक्शन टू बायोस्टैट्स हमने पढ़ा था कि बायोस्टैट्स क्या होती है, क्यों लोग जो है बायोस्टैट्स को मेडिकल स्टडीज़ के लिए यूज़ करते हैं। इस तरह मुख्तलिफ चीज़ें हुई थी जो हमने बात की थी, जिसपे फिर हमने डिफ़ाइन किया बायोस्टैट्स को कि एग्जैक्टली बायोस्टैट्स का मतलब क्या है, डिफ़ाइन कैसे करते हैं। फिर वहाँ पे बात हुई थी डाटा कि डाटा बेसिकली आपके पास क्या होता है, मुख्तलिफ सोर्सेज ऑफ डाटा क्या क्या हैं, डाटा क्यों ज़रूरी है, डाटा की टाइप्स क्या हैं, क्वालिटेटिव डाटा क्या होता है, क्वांटिटेटिव डाटा क्या होता है। इन पे हमारी बात हुई। डिस्क्रीट और कंटिन्यूस डाटा को हमने डिस्कस किया। फिर प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था कि डाटा को ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं और फिर डाटा को प्रेजेंट किस तरह से किया जाता है। इसमें हमारी डिटेल में बात हुई थी। तो हमने कहा था कि जैसे कि ये आपके पास एक डाटा है, तो इस डाटा यहाँ पे काफ़ी सारा डाटा है, लेकिन इसको ऑर्गेनाइज करना, फिर इसको प्रेजेंट करना, इसको एनालाइज करना, प्रोसेस करके आप प्रेजेंट करते हो इसको मुख्तलिफ तरीके थे। जैसे कि आप इसको ग्राफ फॉर्म में, टेबल फॉर्म में प्रेजेंट करते हो। जैसे टेबल है, फ्रीक्वेंसी है, पॉलीगॉन, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, बार ग्राफ्स, हिस्टोग्राम्स, मुख्तलिफ तरीके हैं डाटा को प्रेजेंट करने के। फिर समराइज कैसे किया जाता है, डाटा को समराइज करना, विजुअली डाटा को शो करना, जैसे टेबल में आप डाटा शो करते हो और बार्स हैं, चार्ट्स और ग्राफ्स हैं। फिर बार चार्ट क्या है और स्टैक्ड बार चार्ट हमने डिस्कस किया। हिस्टोग्राम पे हमारी डिस्कशन हुई, बार और हिस्टोग्राम के बीच में क्या फ़र्क होता है वो हमने डिस्कस किया था। पॉपुलेशन पिरामिड, अच्छा लाइन ग्राफ के बारे में हमारी बात ऑलरेडी हुई थी। पाई चार्ट वी डिस्कस्ड इट। फिर डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की हमने बात यहाँ से शुरू की कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में कोई आपके पास डाटा होता है, उसका कोई मीन होगा, मीडियन होगा, उसका मॉड होता है। इसके अलावा उसमें अगर आप देखें डिस्पर्शन, कि एक डाटा कितना डिस्पर्स्ड है, कितना फैला हुआ है, तो उसमें मुख्तलिफ चीज़ें आती हैं, जैसे कि वेरिएंस है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, परसेंटाइल्स है, रेंज है, ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं। ये फिर आपके पास एक डाटा की डिस्ट्रीब्यूशन है कि जिस तरह एक होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। और फिर एक होता है नॉट नॉर्मल, जो कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, जिसमें आपके पास स्कीवनेस आती है। जस्ट लाइक वी सेड कि आपके पास ये देख लें तो एक स्क्यूड डाटा है जो आपके पास राइट साइड पे स्क्यूड है, और एक है जो आपके पास लेफ्ट साइड पे स्क्यूड है, जिसको हम नेगेटिव स्क्यूनेस या पॉजिटिव स्क्यूनेस भी कहते हैं। फिर मीन हमने बात डिस्कस की कि मीन क्या होता है और बेसिकली फार्मूले से कैलकुलेट किया जाता है। फिर उसके बाद आपके पास है कि मीन इज सेंसिटिव टू आउटलायर्स, जबकि मीडियन है और जो आपके पास मॉड है इट इज़ नॉट सेंसिटिव टू आउटलायर्स, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो आज हमारे पास बायोस्टैट्स में है लेक्चर नंबर 2। सेकंड लेक्चर में हम मुख्तलिफ चीज़ों को डिस्कस करेंगे जो कि रिलेटेड है डिस्पर्शन ऑफ द डाटा, कि अगर आपके पास कोई डाटा है तो किस तरह डिस्पर्स्ड है। उसमें बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है स्टैंडर्ड डेविएशन, कि व्हाट इज अ स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है कि हाउ मच अ सेट ऑफ वैल्यूज इज स्प्रेड अराउंड द एवरेज, यानी अगर आपके पास एक एवरेज है ना, एक एवरेज डाटा, एक मीन आपको पता है, एक नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा का मीन आप जानते हो, तो वहां से आप बता सकते हो कि ये डाटा कितना फैला हुआ है, मिनिमम लिमिट क्या है और मैक्सिमम लिमिट क्या हो सकती है, इसका आपको अंदाज़ा हो जाता है फ्रॉम द स्टैंडर्ड डेविएशन। हालांकि आपके पास कंप्लीट डाटा नहीं होता, फिर भी आपको अंदाज़ा हो जाता है। सो इसका मतलब ये हुआ कि फ़र्ज़ कीजिए आपके पास एक डाटा है और ये उसकी डिस्ट्रीब्यूशन है, दैट इज़ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा जो बेल शेप कर्व बनती है। मीन इसका होता है बिल्कुल बीच में, ठीक है। तो अब आपकी बीच वाली वैल्यू अगर पता है ना, बीच वाली मीन अगर आपको पता हो और डाटा हम कहें नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो आप उससे कंप्लीट सेट ऑफ डाटा पता लगा सकते हो। कैसे कि अगर आप वन स्टैंडर्ड डेविएशन चाहते हो, वन स्टैंडर्ड डेविएशन, तो वन स्टैंडर्ड डेविएशन यानी एक स्टेप उससे आगे एक स्टेप उससे पीछे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि 68% ऑफ द डाटा वन स्टैंडर्ड डेविएशन में आता है। अगर आप टू स्टैंडर्ड डेविएशन जाते हो तो टू स्टैंडर्ड यानी एक उससे स्टेप पीछे एक इससे स्टेप आगे, तो 95% ऑफ द डाटा टू स्टैंडर्ड डेविएशन में आपके पास कवर हो जाता है। और अगर आप तीन स्टैंडर्ड डेविएशन जाते हो, ठीक है, थ्री स्टैंडर्ड डेविएशन, तो थ्री स्टैंडर्ड डेविएशन में आपका 99.7% ऑफ द डाटा कवर
हो जाता है। तो यानी आपको सिर्फ मीन वैल्यू पता है, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन की हेल्प से आप मिनिमम लिमिट और मैक्सिमम लिमिट फाइंड आउट कर सकते हो। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो ये बातें हम याद रखनी चाहिए कि वन स्टैंडर्ड डेविएशन 68.2%, दो स्टैंडर्ड डेविएशन 95.4%, जबकि तीन स्टैंडर्ड डेविएशन 99.7% डाटा का अंदाजा आपको हो जाता है। अब मेजर ऑफ स्प्रेड, ये आप मेजर कैसे करते हो कि एक डाटा कितना फैला हुआ है। फर्ज कीजिए ना कि आपको पता हो कि इफ एवरेज एज ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल इज 30 इयर्स, आपको एक डाटा दे दिया गया कि 30 साल जो है एक ग्रुप है उसकी एवरेज एज है। अब आपको एक ग्रुप का बताया गया, लेकिन आपको कंप्लीट ये नहीं बताया कि उस ग्रुप में सबसे छोटा इंसान कितने साल का है, सबसे बड़ा इंसान कितने साल का है। ठीक है, अब अगर आप देखें 26 और 34 दोनों का एवरेज क्या आता है 30, यानी अगर आप देख लो 26 प्लस 34 डिवाइड बाय 2 तो ये कितना आएगा 60 डिवाइड बाय 2, तो इट इज इक्वल टू 30। इसी तरह 20 और 40 का भी आंसर 30 आता है, और 10 और 50 का भी आंसर 30 ही आएगा। यानी इनका अगर आप मीन लोगे ना तो मीन आपको जो है वो मिलेगा 30। तो अब एक ग्रुप है, उसमें सबसे छोटा बच्चा कितने सालों का है और सबसे बड़ा आदमी कितने सालों का है, ये हमें पता नहीं है, हमें सिर्फ एवरेज का पता है। तो अब हम क्या करते हैं कि हम इस एवरेज से पूरे ग्रुप का अंदाजा लगा सकते हैं। इस अंदाजा लगाने को हम स्टैंडर्ड डेविएशन की मदद से अंदाजा लगाते हैं। सबसे पहले देखिए स्टेप्स टू मेजर, आपने मेजर कैसे करना है एक डाटा। तो सबसे पहले आप स्प्रेड ऑफ द डाटा ये देखना है, उसमें नेक्स्ट चीज वेरिएंस देखनी है, और तीसरी चीज आप स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते हो। फॉर एग्जांपल आपने कैसे मेजर करना है, मेजर द मीन वैल्यू ऑफ द डाटा। एक डाटा आपको दिया होगा, उसका आपने ना मीन फाइंड आउट करना है। उस डाटा का मीन कैसे फाइंड आउट करते हैं कि सम ऑफ ऑल द वैल्यूज डिवाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। ठीक है, तो आपके पास ये मीन का फार्मूला है, मीन फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, ईच पॉइंट को, हर एक पॉइंट को इस मीन से आपने क्या करना है, डिफरेंस चेक करना है, इसे सब्सट्रैक्ट करना है, माइनस करना है, हर एक वैल्यू को मीन वैल्यू से माइनस कर लेना है। तीसरा आपके पास ऐसा होगा कि कुछ इसमें नेगेटिव वैल्यूज भी आ जाएंगी, तो आप क्या करोगे, स्क्वायर ले लोगे, हर एक वैल्यू का स्क्वायर ले लोगे ताकि नेगेटिव वैल्यू क्या हो जाए, खत्म हो जाए। चौथा काम क्या करोगे, चौथा आप ये करोगे कि तमाम स्क्वायर्ड वैल्यूज को आपस में ऐड कर लोगे, और उसके बाद आप क्या करोगे, आपने जो ऐड किया ना सम को डिवाइड कर लोगे 1 लेस देन द टोटल डाटा पॉइंट्स। यानी अगर टोटल डाटा पॉइंट्स हैं 10, तो 10 से 1 कम करो तो 9। तो ये जो आपके पास है ना सम जो आपने लिया स्क्वायर्ड वैल्यूज का जो सम है, उसको आपने डिवाइड कर लेना है यहाँ पे 9 पे। ठीक है, और उसके बाद आपके पास आएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। अब आपने स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे देखनी है कि ये जो आपके पास वेरिएंस है, वेरिएंस का जो आप स्क्वायर रूट लेते हो ना, अंडर रूट, दैट इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड डेविएशन। इस तरह आपको पास एक डाटा की स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाती है। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊं। फर्ज कीजिए एक डाटा है वेट लॉस इन केजी पर एक्सरसाइज, यानी एक ग्रुप ऑफ पीपल है, 10 लोग हैं एक ग्रुप में, और वो एक्सरसाइज करते हैं और वो देखते हैं कि वेट लॉस कितना होता है। तो सबसे पहले बंदे का 6 किलो कम हुआ, दूसरे का 8, 3, 6, 4, 7, 5, 9, 2, 4। तो 10 लोग हैं, सबने एक्सरसाइज की और सबका मुख्तलिफ वैल्यूज में क्या हुआ, वेट लॉस हुआ है। अब आपने क्या करना है, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं, मीन ले लेना, इस पूरे को ऐड करेंगे और 10 पे डिवाइड कर लेंगे, तो आपके पास वैल्यू आएगी 5.4। ये मीन आ गया। अब आपने क्या करना है, मीन का ना डिफरेंस चेक करना है, ईच वैल्यू का डिफरेंस फ्रॉम द मीन। यानी 6 को माइनस करेंगे 5.4 से, 8 को माइनस करेंगे, 6 को, 9 को, 2 को, हर एक वैल्यू को, तो आपके पास ये आंसर आ जाएंगे 0.6, 2.6, माइनस 2.4, फिर 0.6, माइनस 1.4, फिर माइनस 0.4, माइनस 3.4, माइनस 1.4। तो अक्सर माइनस में भी वैल्यूज आ गई हैं। अब आप क्या करते हो, इन तमाम वैल्यूज का ले लेते हो स्क्वायर। स्क्वायर में क्या होगा कि जो माइनस वाली वैल्यूज है ना वो भी प्लस हो जाती हैं, तो वो स्क्वायर में आपके पास माइनस खत्म हो जाता है। अब आप क्या करो, इन तमाम वैल्यूज का सम लो, इन तमाम वैल्यूज को जब ऐड करोगे ना तो आपके पास आ जाएगा 44.4। 44.4 को 1 लेस देन द टोटल डिजिट्स, यानी टोटल अगर 10 है तो इससे एक कम करो 9,
तो 44.4 को 9 पे डिवाइड कर लो, आपके पास आंसर आएगा 4.93। दैट इज कॉल्ड वेरिएंस, कि आपका डेटा कितना वेरी करता है, कितना एक दूसरे से मुख्तलिफ आता है। तो ऑन एवरेज देखा जाए 4.93 वेरिएंस है। और वेरिएंस का अगर आपने ले लिया अंडर द रूट, तो अंडर द रूट लेंगे तो दैट इज 2.2। ये आपके पास आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन। मतलब क्या होगा, जो आपके पास ये डाटा है ना, ये इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन कितनी है, 2.2 kg। अच्छा, अब जरूरी बात है, इफ वी हैव टू सेट्स ऑफ डाटा विद मीन, सेम मीन है बट डिफरेंट स्टैंडर्ड डेविएशंस हैं, यानी दो डाटा है, दोनों का एक ही मीन है लेकिन दोनों की स्टैंडर्ड डेविएशन अलग अलग है, तो आप क्या करोगे, डाटा विद लार्जर स्टैंडर्ड डेविएशन वो ज्यादा स्प्रेड है, जिसकी स्टैंडर्ड डेविएशन इंक्रीज्ड है वो डाटा भी ज्यादा फैला हुआ है, और डाटा विद स्मॉलर स्टैंडर्ड डेविएशन वो बहुत नैरो डाटा होता है, वो ज्यादा फैला हुआ नहीं होता। So standard deviation should only be used for data which is normally distributed। वो डाटा जो इस तरह बेल शेप कर्व बनाता है ना, वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा होता है। जो डाटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, जिसमें स्क्यूनेस है, स्क्यूड डाटा के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन इस्तेमाल नहीं हो सकता। नेक्स्ट थिंग क्या आपके पास, दैट इज कॉल्ड एज कॉन्फिडेंस इंटरवल। ठीक है, नो व्हाट इज कॉन्फिडेंस इंटरवल। वैसे एक बार मैं आपको थोड़ा रिपीट करवा दूं बिफोर गोइंग इनटू द कॉन्फिडेंस इंटरवल, कि आपके पास ये स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब जो मैम ने यहाँ पे देखा है ना, तो यहाँ पे फर्स्ट कीजिए आपके पास वैल्यूज हैं, ये जो वैल्यूज है इसके स्टैंडर्ड डेविएशन निकला 2.2 और इसका मीन है 5.4, तो यानी कि आपके पास एक मीन आ गया 5.4। ठीक है, और स्टैंडर्ड डेविएशन है 2.2, तो मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट कीजिए मैं कह दूं कि मीन है 5 और स्टैंडर्ड डेविएशन 2 फर्स्ट करें, तो इसका मतलब ये हो गया ना कि आपको सिर्फ आप किसी को सिर्फ ये बता दो कि एक डाटा है जिसका मीन 5 है और स्टैंडर्ड डेविएशन 2 है, तो आपको मैक्सिमम लिमिट और मिनिमम लिमिट कैसे बताएगा, वो ऐसे बताएगा कि आप वो चले जाएगा 1 स्टैंडर्ड डेविएशन ऐसे और 1 ऐसे, यानी 5 है और स्टैंडर्ड डेविएशन 2 है, तो 5 से 2 माइनस कर लो यहाँ पे। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे आ गया 3 और एक आगे चले जाओ तो आपके पास आ गया 7, तो यानी कि 68% लोग इस डाटा में फॉल करते हैं, 3 से लेके 7 तक 68% लोग इसमें फॉल करते हैं। दूसरी स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाओ, यानी कि आप इस लेवल पे आ जाओ, तो यहाँ पे क्या आ गया, 3 से 2 माइनस करो तो 1 यहाँ पे, और 7 में 2 ऐड करो तो 9 यहाँ पे। तो क्या मतलब इस बात का कि दो स्टैंडर्ड डेविएशन जाओगे ना तो 95% लोग फॉल करते हैं फ्रॉम 1 to 9, यानी 95% लोग जो है इस लेवल पे फॉल करते हैं। और 3 स्टैंडर्ड डेविएशन चले जाओ तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा और यहाँ पे आपके पास जो है 9 तक वैल्यूज आ जाएंगी, तो 99% लोग इस लेवल पे फॉल करते हैं, 99.7% लोग। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फायदा क्या है कि मीन पता हो और स्टैंडर्ड डेविएशन पता हो, तो आप एक पूरे डाटा का मिनिमम और मैक्सिमम फाइंड आउट कर सकते हो। इसको कहते हैं स्प्रेड ऑफ द डाटा, कि डाटा कितना फैला हुआ है, मिनिमम से मैक्सिमम तक कितना डाटा फैला हुआ है, इसका मतलब ये होता है। अब आपके पास बात आती है कॉन्फिडेंस इंटरवल की, बड़ी जरूरी चीज होती है। क्या है कॉन्फिडेंस इंटरवल? दरअसल एक रेंज है, एक ऐसी रेंज जहां पे ट्रू पॉपुलेशन वैल्यू लाई करती है, यानी जो ट्रू पॉपुलेशन है ना वो एक स्पेसिफिक रेंज में आती है। अगर आपके पास वो वैल्यू रेंज से बाहर है तो मतलब डाटा आपका ठीक नहीं है, और जब तक वो वैल्यू उस रेंज के अंदर है दैट मीन्स कि आपका डाटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर देखें व्हाट इज अ ट्रू वैल्यू, ठीक है, कॉन्फिडेंस इंटरवल तो हमने कहा कि कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या है, एक रेंज है जिसमें कोई ट्रू वैल्यू लाई करे। ट्रू वैल्यू क्या है? ट्रू वैल्यू मीन वैल्यू होती है, जो आप मीन कैलकुलेट करते हो। ये मीन तब कैलकुलेट करते हो जब आपके पास डाटा फॉर होल पॉपुलेशन मालूम हो। जब पूरी पॉपुलेशन का डाटा आपको पता होगा ना तो आप एक मीन कैलकुलेट कर लोगे और वो आपके पास ट्रू वैल्यू होगी, और वो जो ट्रू वैल्यू ना वो किसी एक स्पेसिफिक रेंज में लाई करती है, और उस रेंज को हम क्या कहते हैं? कॉन्फिडेंस इंटरवल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ग्रुप है 100 हाइपरटेंसिव पेशेंट्स हैं जिनका ना 170 mmHg ब्लड प्रेशर है, हाई है। अब आप क्या करते हो? इनका ट्रीटमेंट करते हो विद एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, कोई एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग आपने दी।
कॉन्फिडेंस इंटरवल आ गया 95%, यानी 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल ये है कि वैल्यू कितनी लाई करनी चाहिए, 15 और 25 के बिटवीन। 95% चांसेस हैं कि जो मीन आएगा ना वो 15 या 25 के बीच में आएगा। 100 पेशेंट्स हैं, उनका ट्रीटमेंट कर रहे हो और उनका ब्लड प्रेशर कम होगा, कितना कम होगा, तो कम से कम 15 या 25 के बिटवीन कोई मीन वैल्यू आनी चाहिए। दैट इज 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल का मतलब 95% चांस है कि वी कैन बी 95% श्योर कि ब्लड प्रेशर जो कम होगा ना वो कहीं ना कहीं 15 से 25 मिलीमीटर ऑफ मर्करी के बिटवीन होगा। जब ट्रीटमेंट का रिजल्ट आया ना 100 पेशेंट्स का, जब देखा गया कि इसका इतना फलाने का फलाना ब्लड प्रेशर में डिक्रीज आया है और उन तमाम आंसर्स का ना मीन लिया गया, तो मीन आ गया 20 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। ऑब्वियसली 15 और 25 के बीच में ही है 20, तो यानी कि कॉन्फिडेंस 95% हमें पता था कि 15 और 25 के बिटवीन कहीं आंसर आएगा, एंड दैट इज 20। अच्छा, अब एक बहुत ज़रूरी पॉइंट यहाँ पे है कि आपके पास जो साइज होता है ना कॉन्फिडेंस इंटरवल का, द साइज ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल, इट इज़ रिलेटेड टू द सैंपल साइज ऑफ द स्टडी। यानी स्टडी का जो सैंपल साइज होता है ना वो आपको दरअसल बताता है कि कॉन्फिडेंस इंटरवल कितना हो। तो जितना लार्जर सैंपल साइज, जितनी बड़ी स्टडी होगी उतना ही कॉन्फिडेंस इंटरवल नैरो होगा। ठीक है, जितनी बड़ी सैंपल साइज उतना कॉन्फिडेंस इंटरवल छोटा होता है। सो दैट इज द पॉइंट कि आपके पास कॉन्फिडेंस इंटरवल का पता हो कि वो एक रेंज है जहां पे ट्रू वैल्यू लाई करती है, दैट इज कॉन्फिडेंस इंटरवल। यहाँ पे हमने दो कंसेप्ट पढ़े हैं, एक था स्टैंडर्ड डेविएशन का और एक था कॉन्फिडेंस इंटरवल का। तो दोनों का फर्क क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन आपको बताता है वेरिएबिलिटी या स्प्रेड इन अ सैंपल, यानी आपको ये बताता है कि एक डाटा है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो कितना फैला हुआ है। यानी मीन अगर आपको पता हो ना तो आपको ये पता होता है कि मिनिमम वैल्यू क्या होगी और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, ये आपको स्टैंडर्ड डेविएशन से पता चलता है। जबकि कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या बताता है? कॉन्फिडेंस इंटरवल आपको वो रेंज बताता है कि जहां पे मीन लाई करे, जहां पे मीन हो, इट टेल्स यू द रेंज। इसके बाद एक बड़ा ज़रूरी कंसेप्ट है बायोस्टैट्स में या रिसर्च में, दैट इज़ द हाइपोथेसिस। ठीक है, हाइपोथेसिस बेसिकली क्या होती है? हाइपोथेसिस एक टेस्टेबल स्टेटमेंट है, कोई भी स्टेटमेंट होती है हाइपोथेसिस। और क्या होती है? द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। हाइपोथेसिस बताती है कि दो वेरिएबल्स के बिटवीन कोई रिलेशनशिप है या नहीं है। जैसे कि आपको पता है कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है प्लाज्मोडियम, और प्लाज्मोडियम कॉज करता है मलेरिया। तो हाइपोथेसिस ये बताता है कि प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। अब आपको कैसे पता चला? आपने ऑब्जर्व किया है, ऑब्जर्वेशन से आपके पास हाइपोथेसिस आती है। अब हाइपोथेसिस की दो टाइप्स हैं, एक होती है अल्टरनेट हाइपोथेसिस, एक होती है नल हाइपोथेसिस। अगर मैं कहूँ कि प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया तो ये अल्टरनेट हाइपोथेसिस है। क्यों? अल्टरनेट हाइपोथेसिस हमको बताती है कि दो चीज़ों के बिटवीन कोई ना कोई रिलेशनशिप लाए करता है, यानी दो चीज़ें हैं उनके आपस में रिलेशनशिप है। जैसे प्लाज्मोडियम और मलेरिया का आपस में कोई ना कोई रिलेशनशिप है। या अल्टरनेट हाइपोथेसिस बताते हैं कि दो चीज़ें हैं वो एक दूसरे से अलग अलग हैं, यानी कोई एक मेडिसिन या दूसरी मेडिसिन जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट इफेक्ट देती हैं, इस तरह की बात। या कोई एक चीज़ दूसरी चीज़ से अलग है। तो अगर इस तरह की जो स्टेटमेंट्स है ना वो आपको बताती है अल्टरनेट हाइपोथेसिस है। नल हाइपोथेसिस क्या होती है? नल हाइपोथेसिस अल्टरनेट की बिल्कुल ऑपोजिट होती है। अगर अल्टरनेट कह रहा है कि दो चीज़ों के बिटवीन रिलेशनशिप है, तो नल हाइपोथेसिस कहता है कि दो चीज़ों के बिटवीन रिलेशनशिप नहीं है। अल्टरनेट क्या कह रहा है कि आपके पास प्लाज्मोडियम और मलेरिया में रिलेशनशिप है। नल क्या कहेगा? प्लाज्मोडियम और मलेरिया की बिटवीन रिलेशनशिप नहीं है। अगर अल्टरनेट कहता है कि ए और बी दोनों अलग अलग हैं, तो नल क्या कहेगा? ए और बी दोनों अलग अलग नहीं हैं। इस तरह से एक होती है अल्टरनेट और एक होती है नल हाइपोथेसिस। इसी बुनियाद पे आपके पास ना एक कंसेप्ट आता है जिसको कहते हैं पी वैल्यू। बड़ा ज़रूरी है, रिसर्च में बहुत यूज़फुल है। और इस बात को ज़रा गौर से समझिए, एमसीक्यू के लिहाज से भी पी वैल्यू का कंसेप्ट बड़ा ज़रूरी है। पी से मतलब प्रोबेबिलिटी। पी वैल्यू बताता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ नल हाइपोथेसिस। एक रिसर्च में दो हाइपोथेसिस हैं,
एक अल्टरनेट है और एक नल है। तो पी वैल्यू बताते हैं कि नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगी या एक्सेप्ट नहीं होगी, यानी कितने % चांस है कि नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाए, ये आपको बताएगा पी वैल्यू। अच्छा, अब ये बताता कैसे, देखो पी वैल्यू मुख्तलिफ वैल्यूज हैं, जैसे पी वैल्यू हो सकती है 0.5, 0.05, 0.01 या 0.001। 0.5 का मतलब है 50%, 0.05 का मतलब है 5%, 0.01 का मतलब है 1% और 0.001 का मतलब 0.1%। ठीक है, यानी आपके पास टोटल 0 से लेके 100% है। तो 0.5 का मतलब 50%, मतलब क्या हुआ कि 50% चांस है कि नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाए। तो बाकी 50% चांस किसका है? अल्टरनेट हाइपोथेसिस का। लिहाजा यहाँ पे नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस बराबर चल रही हैं, तो आप एक्सेप्ट क्या करोगे? आप अल्टरनेट हाइपोथेसिस एक्सेप्ट नहीं करोगे। 0.5 का मतलब क्या है कि नल हाइपोथेसिस आपने एक्सेप्ट कर ली कि दो चीज़ों के बिटवीन कोई रिलेशनशिप नहीं है। फिर आपके पास है 0.05। 0.05 का मतलब है 5%। क्या मतलब? 5% चांस है, 5% चांस कि नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो। तो जब 5% चांस नल हाइपोथेसिस का है, तो पीछे बचा हुआ 95% चांस किसका है? अल्टरनेट हाइपोथेसिस का। तो आप क्या करते हो? नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट कर लेते हो। ठीक है, नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट है तो अल्टरनेट हाइपोथेसिस एक्सेप्ट है। 0.01 का मतलब है आपके पास के 1%। 1% चांस है कि नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो, तो 99% चांस होगा कि अल्टरनेट हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो। तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगी, अल्टरनेट एक्सेप्ट हो जाएगी। और 0.001 का मतलब क्या है कि नल हाइपोथेसिस की 0.1% चांस है कि नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाए। यानी नल हाइपोथेसिस कितने % एक्सेप्ट हो सकती है? 0.1%। तो जब 0.1% नल हाइपोथेसिस का चांस है, तो मतलब कि 99.99% चांस किसका है? अल्टरनेट हाइपोथेसिस का चांस है 99.99%। लिहाजा आप वो अल्टरनेट हाइपोथेसिस एक्सेप्ट कर लोगे, नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगी। तो एक तो एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको ये वैल्यूज याद हो कि किस वैल्यू पे पी वैल्यू एक्सेप्ट होती है और किस पे रिजेक्ट होती है। तो सिर्फ 0.5 या 0.5 से ज़्यादा अगर वैल्यू है तो पी वैल्यू जो है वो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगी। अगर 0.5 से कम है, फिर जितनी मर्जी कम हो, अगर पी वैल्यू 0.5 से कम है तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगी। ये पहली बात जो आपको एमसीक्यू में पता होनी चाहिए। दूसरी बात, जब भी 0.5% आ जाए ना, इसका मतलब स्टैटिस्टिक्स सिग्निफिकेंट नहीं है। लेकिन अगर आंसर 0.05 आता है यानी 0.5 से कम, तो आप कहोगे स्टैटिस्टिक्स सिग्निफिकेंट है। अगर आंसर आ गया 0.01, इसका मतलब हाईली सिग्निफिकेंट है। और अगर 0.001 आ गया तो वेरी हाईली सिग्निफिकेंट है। यानी 5% चांस अगर है अल्टरनेट हाइपोथेसिस, यानी 95% चांस रखती है और 5% चांस नल हाइपोथेसिस का है, तो 5% चांस पे आप क्या करते हो? सिग्निफिकेंट लिखते हो। 0.5% चांस है तो हाईली सिग्निफिकेंट, 0.1% चांस है तो हाईली सिग्निफिकेंट लिखते हो। और 0.1% चांस अगर हो, 0.1% चांस वेरी हाईली सिग्निफिकेंट। सो 5% के लिए सिग्निफिकेंट, 1% के लिए हाईली सिग्निफिकेंट और 0.1% के लिए वेरी हाईली सिग्निफिकेंट। तो इस वैल्यू को ज़रा समझिए, एमसीक्यू के लिए बड़ा ज़रूरी होता है कि पी वैल्यू बताता क्या है? नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगी या नहीं होगी। अच्छा, कुछ कंसेप्ट होते हैं स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस और क्लिनिकल रेलिवेंस, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंट का मतलब ये जो आपके पास स्टैट्स है, कैलकुलेशन है, जहाँ पे पी वैल्यूज आती हैं। ठीक है, पी वैल्यू वाली आपके पास जो स्टैट्स है। और एक है क्लिनिकल, यहाँ पे आपके पास इफेक्ट यानी पेशेंट पे असर होता है कि नहीं, क्लिनिकल लेवल पे जो पेशेंट्स पे इफेक्ट आता है। तो स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस और क्लिनिकल रेलिवेंस दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। हो सकता है कोई आपने डाटा परफॉर्म टेस्ट किया, डाटा आ गया, रिजल्ट आ गया, रिजल्ट कहता है कि डाटा स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंट नहीं है,
या डाटा स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंट है, लेकिन उसका क्लिनिकल रेलिवेंस से ताल्लुक नहीं होगा। क्या मतलब, मैं इसको ज़रा आसान अल्फाज में समझाता हूँ आपको। हो सकता है आपके पास एक डाटा है, डाटा, और आपने उस डाटा पे स्टैट्स अप्लाई की। स्टैट्स कहता है कि डाटा स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंट नहीं है, यानी जो डाटा की पी वैल्यू आती है वो 0.5 या 0.5 से ज़्यादा आती है। स्टैट्स कहती है कि डाटा स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंट नहीं है। लेकिन अगर क्लिनिकल लेवल पे देखा जाए तो उस चीज़ का बहुत अच्छा इफेक्ट आता है, यानी पेशेंट बहुत अच्छा ट्रीट हो सकता है। स्टैट्स कह रही है कि वो चीज़ सिग्निफिकेंट नहीं है। तो यहाँ से क्या मसला आ गया, हो सकता है कि जो डाटा है ना वो बहुत ही स्मॉल हो, इतना स्मॉल हो कि आपके पास सही रिजल्ट नहीं दे रहा। तो ये वजह हो सकती है कि स्टैट्स आपको कहे कि डाटा सिग्निफिकेंट नहीं है, क्लिनिकल लेवल पे बड़ा सिग्निफिकेंट है। इसके ऑपोजिट क्या हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि स्टैट्स कहे कि कोई डाटा बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। स्टैट्स के अकॉर्डिंग पी वैल्यू हो सकता है कि आपके पास 0.1 आए स्टैट्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, या 0.01 आ जाए। स्टैट्स तो ऐसा कर रहा है कि बहुत सिग्निफिकेंट है, हाईली सिग्निफिकेंट है, लेकिन क्लिनिकली उस चीज़ को आप निगलेक्ट कर रहे हो, क्लिनिकली वो कोई अच्छा असर नहीं रखता, पर स्टैट्स कहती है कि बहुत अच्छा है। तो दोनों के बिटवीन फ़र्क आ रहा है, स्टैट्स और क्लिनिकल दोनों डिफरेंट है आपस में। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि हो सकता है जो आप डाटा यूज़ कर रहे हो ना बहुत लार्जर स्टडी है, इतनी लार्जर स्टडी है ना कि जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना वो भी बहुत हाईली सिग्निफिकेंट में आती हैं, लेकिन क्लिनिकली उन चीज़ों की इम्पोर्टेंस नहीं है। तो इस स्लाइड में ये बताया जाता है कि स्टैट्स और क्लिनिकल दोनों कभी कभी एक दूसरे से डिफरेंट हो सकती हैं। और ये प्रॉब्लम कहाँ है, क्यों एक दूसरे से डिफरेंट हो सकती हैं? क्योंकि जो आप डाटा ले लो ना, डाटा में कोई मसला हो सकता है, या डाटा बहुत ज़्यादा है या डाटा बहुत कम है, तो आपको प्रॉपर स्टैट्स वो नहीं दे पाता। तो आप स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस को और क्लिनिकल रेलिवेंस को अलग अलग रखते हो। इसके बाद एक बहुत ज़रूरी पॉइंट है और उसको आप कहते हो डाटा एनालिसिस। कि डाटा एनालिसिस क्या चीज़ है? तो देखिए, बात को समझें कि आजकल के ज़माने में डाटा बहुत ज़्यादा है और बहुत मुख्तलिफ सोर्सेज में पड़ा है, वो अलग अलग सोर्सेज हैं, हर एक अस्पताल का अपना डाटा है, हर एक डिफरेंट सोर्स जहाँ पे डाटा रखा है, पर वो डिफरेंट फॉर्म्स में पड़ा है, मुख्तलिफ तरह से पड़ा है और स्कैटर्ड है, फैला हुआ है। अगर उस तमाम डाटा को इकट्ठा किया जाए और क्लीन किया जाए, यानी उसमें अगर कोई आउटलायर है तो आउटलायर्स निकाल लिए जाए, डाटा ट्रांसफॉर्म हो जाए और एक कंसिस्टेंट वे में आ जाए, एक प्रॉपर फॉर्म में आ जाए, तो बहुत इफेक्टिवली उस डाटा को स्टडी किया जा सकता है। बहुत अच्छे तरीके से उस डाटा को स्टडी करोगे ना, इट कैन डू वंडर्स। डाटा इतना खूबसूरत तरीके से आपको इंफॉर्मेशन देता है कि डाटा खुद बताता है कि मेरी मैक्सिमम रेंज क्या है, मिनिमम रेंज क्या है, क्या लिमिटेशंस हैं, क्या क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं, क्या क्या पैटर्न्स आ रहे हैं। इतनी खूबसूरत तरीके से आपको एक पूरा सिनेरियो एक्सप्लेन कर देता है डाटा खुद ब खुद, अगर आपके पास डाटा एक प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज्ड है। ठीक है, तो एक डाटा को प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज करते कैसे हैं? आपने डाटा टेस्ट परफॉर्म करते हो, मुख्तलिफ टेस्ट्स हैं जो डाटा को एनालाइज करते हैं। वो टेस्ट हैं जैसे कि पैरामेट्रिक टेस्ट है या नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। दो तरह के टेस्ट होते हैं, पैरामेट्रिक या नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। दोनों के बिटवीन फ़र्क क्या है? जो पैरामेट्रिक टेस्ट होता है ना, वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा के लिए होता है, यानी जो डाटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो और उसमें प्रॉपर स्टैंडर्ड डेविएशंस अप्लाई होती हों और मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू आपको अंदाज़ा लग सके, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा के ऊपर टेस्ट लगता है पैरामेट्रिक टेस्ट। जैसे कि मैं आपको बताऊं, टी टेस्ट है, पियर्सन कोरिलेशन है, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस है, ये चीज़ें ये आपको पता चलती है पैरामेट्रिक टेस्ट से। नॉन पैरामेट्रिक क्या होता है? ये वो डाटा है जो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, यानी डाटा स्क्यूड है, या पॉजिटिव स्क्यूनेस है या नेगेटिव स्क्यूनेस है। तो जब डाटा स्क्यूड होता है ना, तो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट अप्लाई होते हैं, जैसे मैन विटनी टेस्ट, विल्कॉक्सन रैंक टेस्ट, स्पीयरमैन कोरिलेशन या क्रस्कल वॉलिस। तो ये मुख्तलिफ टेस्ट हैं जो डाटा पे अप्लाई होते हैं डाटा को एनालाइज करने के लिए। मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं, जैसे कि टी टेस्ट है। टी टेस्ट क्या है? पैरामेट्रिक टेस्ट है।
पैरामीट्रिक टेस्ट का मतलब क्या है कि ये उस टेस्ट पे अप्लाई होता है, वो डाटा पे जो डाटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ठीक है। नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा पे आप टी टेस्ट अप्लाई करते हो। टी टेस्ट करता क्या है? टी टेस्ट क्या करता है, ये कंपेयर करता है टू सैंपल्स को, दो सैंपल को कंपेयर करेगा। कैसे? फर्ज कीजिए आपके पास एक ही पॉपुलेशन है, एक पॉपुलेशन जिसका एक मीन है, उस पॉपुलेशन को ये कर आपस में उसमें मुख्तलिफ वेरिएबल्स को कंपैरिजन में लाता है। फॉर एग्जांपल, आपके पास हॉस्पिटल में 200 पेशेंट्स हैं और 200 पेशेंट एस्थमा के हैं। एस्थमा के पेशेंट को मेडिसिन दी जाती है ब्रोंकोडायलेटर। अब आप क्या करते हो, आप एक टेस्ट परफॉर्म करो, एक न्यू ड्रग है, ये न्यू ब्रोंकोडायलेटर है, आप ना उसका इफेक्ट परफॉर्म करते हो तो आप टी टेस्ट अप्लाई करते हो। कैसे? आधे पेशेंट को देते हो प्लेसिबो, आधे पेशेंट को देते हो ब्रोंकोडायलेटर। आपकी नल हाइपोथेसिस क्या कहती है कि ब्रोंकोडायलेटर में और प्लेसिबो में दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आपके पास नल हाइपोथेसिस है। जबकि अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होगी कि न्यू ब्रोंकोडायलेटर है, एक न्यू ड्रग है, तो इसका इफेक्ट बहुत अच्छा आएगा और नल है और जो प्लेसिबो है उसको कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो ये आपकी अल्टरनेट हाइपोथेसिस है कि जो ब्रोंकोडायलेटर है और प्लेसिबो है एक दूसरे से अलग अलग है, मुख्तलिफ हैं। जबकि नल हाइपोथेसिस क्या कहती है कि न्यू ब्रोंकोडायलेटर और प्लेसिबो मुख्तलिफ नहीं है, उनके बिटवीन इफेक्ट अलग अलग नहीं है। तो आपने टेस्ट परफॉर्म किया, आपने क्या किया, ट्रीटमेंट ग्रुप, एक ग्रुप था जिसको ट्रीटमेंट दी, जिसको ड्रग दी ब्रोंकोडायलेटर, और दूसरे ग्रुप को ना आपने प्लेसिबो दी। जब रिजल्ट आया तो जो जिस ग्रुप को ड्रग मिली थी ना, ड्रग, वो 96 लीटर पर मिनट उसका रिजल्ट है, और जो प्लेसिबो जिनको दी, जिनको ड्रग नहीं दी, ऐसे ही कोई प्लेसिबो दी, उनका 70 लीटर पर मिनट रिजल्ट है। तो 96 और 70 में काफ़ी अच्छा डिफरेंस है। जब हमने स्टैट्स अप्लाई की, टी टेस्ट किया, टी टेस्ट का आंसर आ गया 11.14 और पी वैल्यू आई 0.01। अभी थोड़ी देर पहले हमारी बात हुई थी, पी वैल्यू 0.01 का मतलब क्या है? अगर पी वैल्यू 0.5 या 0.5 से ज़्यादा है तो आप अल्टरनेट हाइपोथेसिस रिजेक्ट और नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट कर लोगे। यानी नल हाइपोथेसिस थी कि प्लेसिबो और ब्रोंकोडायलेटर के बिटवीन कोई इफेक्ट नहीं है, 0.5 का मतलब ये होता। आंसर आया 0.001, यानी 0.1% चांस है कि कौन सी हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो, नल हाइपोथेसिस। 0.1% चांस है, जिसका मतलब ये हुआ कि 99.99% चांस क्या है, अल्टरनेट हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगी। जिसका मतलब क्या हुआ कि ब्रोंकोडायलेटर और प्लेसिबो के बिटवीन सिग्निफिकेंट इफेक्ट है, हाईली सिग्निफिकेंट डिफरेंस है कि ब्रोंकोडायलेटर बहुत अच्छी ड्रग है एज कंपेयर्ड टू प्लेसिबो। सो दैट वाज द टी टेस्ट, जिसमें आपने दो चीज़ों को कंपेयर किया, एक आपके पास था ब्रोंकोडायलेटर और एक थी प्लेसिबो। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कोरिलेशन क्या होती है, रेग्रेशन क्या होती है, और इस तरह आपका ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में। तो यहाँ तक हमने क्या सीखा, एक तो आपने देखा कि डाटा किस तरह से स्प्रेड होता है, यानी क्या डाटा की मैक्सिमम वैल्यू है, क्या डाटा की मिनिमम वैल्यू है। स्प्रेड ऑफ डाटा पता चलता है आपको स्टैंडर्ड डेविएशन से, स्टैंडर्ड डेविएशन आपको पता चलता है वेरिएंस से, ठीक है, और वेरिएंस आपको पता चलता है मीन से, जब आपको मीन का पता हो और जब आपके पास होल डाटा पता हो, पूरा डाटा का अंदाज़ा हो, उससे आप मीन कैलकुलेट करोगे, मीन से वेरिएंस आएगी और वेरिएंस से फिर स्टैंडर्ड डेविएशन आती है। और स्टैंडर्ड डेविएशन अगर आपको पता है ना, तो आप एक पूरे डाटा का अंदाज़ा लगा सकते हो। जैसे मैं आपको लास्ट में एक एग्जांपल दूँ ना, आपने किसी को कहा कि एक ग्रुप ऑफ पीपल है, यानी ग्रुप 100 लोग हैं, 100 लोग जिनका जो एवरेज बॉडी वेट है वो है 80 kg, 80 kg, और स्टैंडर्ड डेविएशन कितनी है, स्टैंडर्ड डेविएशन है 2। तो कैसे पता, आप एक पूरा डाटा कैसे निकालते हो? आपने किसी को सिर्फ इतना बताया कि 80 किलो वजन है और स्टैंडर्ड डेविएशन 2 है। इसका मतलब क्या है कि अगर 2 किलो हम कम जाएं यानी 78 और 2 किलो ज़्यादा जाएं यानी 82, तो इस डाटा में इस 100 लोगों में 68% लोग क्या हैं, 78 और 82 के बीच में लाया करते हैं, 68% लोग। अब अगर मजीद एक और स्टैंडर्ड डेविएशन, 2 स्टैंडर्ड डेविएशंस लगा दो, यानी 78 से 2 मनफी करो तो 76, और 82 में 2 और प्लस करो तो 84। इसका मतलब क्या होगा कि
97% लोग कहाँ फॉल करते हैं? 76 और 84 के बिटवीन। और अगर एक और स्टैंडर्ड डेविएशन लगा दो, यानी कि 74 इधर ले आओ और 86 इधर ले आओ, यानी दो मजीद, यहाँ एक दो ऐड हो गए और यहाँ से दो मनफी हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि 99.7% लोग 74 और 86 के बिटवीन लाई करते हैं। तो मतलब आपने किसी को सिर्फ ये कहा था कि 80 किलो मीन वेट है इन 100 लोगों का, और फौरन से आपको ये पता चल गया कि इन लोगों में 74 किलो वाला सबसे मिनिमम बंदा है और 86 किलो वाला सबसे मैक्सिमम है। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन से पता चलता है, लेकिन याद रखें सिर्फ तब पता चलता है जब डाटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। सो दैट इज द लेक्चर फॉर टुडे। नेक्स्ट लेक्चर में फिर कोरिलेशन रेग्रेशन डिस्कस करेंगे और इस तरह से आपको जो बायोस्टैट्स का जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। दैट्स ऑल।